स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सूरत विभाजन, जिसे हम सूरत स्प्लिट 1907 के नाम से जानते हैं, ऐसा क्या हुआ कि कैसे ये विभाजन हुआ और नरमपंथी गरमपंथी क्या थे। 1905 बंगाल इस विभाजन का कैसे कारण बना, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देश के जो जितने भी हमारे जो लीडर हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे जो नरमपंथी हैं और एक वे जो गरमपंथी हैं। जैसे नाम से ही पता चला, नरमपंथी वो हैं जिनका रुख नरम है, गरमपंथी वो है जो कि एक तरीके से चाहते हैं कि हम अपने हक को छीन कर ले लें। मगर नरमपंथी यहाँ पर चाहते हैं कि हम अपने हक को प्यार से लें, आराम से लें। तो इनके दोनों की विचारधाराएं और काम करने के तरीके अलग अलग थे और इसी आधार पर इन दोनों का विभाजन हुआ। तो 1885 से लेकर 1905 का जो समय है बंगाल विभाजन तक का, वो नरमपंथियों का कार्यकाल माना जाता है। और 1905 से लेकर 1911 के बीच में आप गरमपंथी का कार्यकाल मानेंगे तो ये दबदबा जो है वो कांग्रेस का अलग अलग समय में अलग अलग का रहा है। तो 1905 तक, 85 से 1905 तक कांग्रेस में नरमपंथियों का दबदबा रहा। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद राणाडे, ये लोग प्रमुख थे इसके अंदर। और इनकी फ़ोटोज़ यहाँ लगी हुई है। बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे जो भी व्यक्ति हैं। और जो गरम दल के नेता थे वो लाल बाल पाल, इससे फेमस है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। ये है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता इसके अंदर ही हैं। तो ऐसे ये अलग अलग नेताएं थे इसके अंदर। तो 1905 में विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी में जब विभाजन हुआ बंगाल का, तो नरमपंथी और गरमपंथी में खुलकर मतभेद सामने आए। यहाँ पर मतभेद का मुख्य कारण ये था कि नरमपंथियों का जितने भी कार्य करने के तरीके थे वो यही थे कि आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस लेक्चर को देखने से पहले मैं एक लेक्चर और डाला है मैंने बंगाल विभाजन पे। आपको वो देखना ज़रूरी है, तब आप समझ पाएंगे कि ये बैकग्राउंड यहाँ तक कैसे आया। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि नरमपंथी और गरमपंथी दोनों अलग अलग हैं विचारधाराओं में। और बंगाल विभाजन का गरमपंथी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जबकि नरमपंथी खुलकर विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि नरमपंथी की जो कार्यप्रणाली है वो यही है कि हम ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट विरोध नहीं करेंगे। हम अपने पत्र वेदन करेंगे, न्यूज़पेपर में लिखेंगे, ब्रिटिश शासक के लिए अच्छा अच्छा लिखकर अपने प्रति मांगों को पूरा करवाएंगे कि हमें क्या चाहिए। उसके लिए हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि आप बुरे हो तो हमें ये करके दो। हम बोलेंगे कि आपकी शासन प्रणाली में ये अच्छी है, ये चीज़ और मिल जाती तो और अच्छा हो जाता। इस तरीके की जो नीति थी वो नरमपंथियों की थी। मगर गरमपंथी डायरेक्ट बोलते थे कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये एक तरीके से भिखारी है, भीख मांग रहे हो तुम इससे। इस तरीके की जो सोच है वो इन्हीं की थी। क्योंकि नरमपंथियों ने 1885 से 1905 तक 20 साल तक के सफ़र के अंदर कुछ भी खास काम नहीं कर पाए थे। काम तो किए थे मगर वो इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि 1899 का और 1897 के अंदर जो भी अकाल आए थी उसके अंदर ये सिर्फ पत्र लिखने के सिवा कुछ नहीं कर पाए थे। तो देश के अंदर एक तरीके से इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी का शासन संभाल रहे हैं, मगर ये अंग्रेज़ों से कुछ भी अपनी मांग नहीं पूरी करवा पा रहे। तो इसका विरोध एक तरीके से गरमपंथी में था, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं ना यार कि जब किसी को हम 100 बार बोल रहे हो वो चीज़ नहीं समझ पा रहा तो उसे मार के समझाया जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर मतभेद थे नरमपंथी और गरमपंथी। किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे खुल के कि नरमपंथी और गरमपंथियों में क्या क्या अंतर था, मुख्य था। तो जो 1905 का ये बंगाल विभाजन के टाइम पर कांग्रेस की जो मीटिंग हुई, इसमें अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोस्तों, इसका एक फैक्ट बता दूं कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं और ये नरमपंथी लीडर हैं। ठीक है, सामान्य परिवार से आते थे और इनका रुतबा बहुत अच्छा था। इन्होंने अपने समझ लो 1915 तक में काफ़ी सारे कार्य किए हैं जो देश के हित में थे। और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि भी इन्हें मिलने वाली थी, इन्होंने वो त्याग दी थी, सर की उपाधि जो थी। तो अब क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन तो कर दिया उस समय। अब नरमपंथियों ने तो कुछ नहीं कहा, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने। तो उस समय में क्या हुआ कि गरमपंथियों ने बोला कि अगर आप विभाजन के पक्ष में नहीं बोल सकते, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो हम ये प्रस्ताव कुछ पास कर रहे हैं बहिष्कार संबंधित। यानी कि हम क्या क्या बहिष्कार करेंगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे जो भी है, विदेशी सामानों का उपयोग नहीं करेंगे। तो अब इस पर खुल के मतभेद आए, क्योंकि ये मानते थे कि उदारवादी सीधा ही ये मानते थे कि देश के अंदर जो भी, भारत के अंदर यदि कुछ कुप्रथाएं हैं, कुछ नयापन आया है तो वो अंग्रेज लेके आए हैं। अंग्रेज की दया दृष्टि से ही हमारे देश का विकास हो रहा है। जबकि गरमपंथी ये मानते थे कि हमारे देश का विकास पहले से ही हो रहा है
और हम अच्छी स्थिति में हैं और हम अच्छा कर सकते हैं, हमें अंग्रेज़ों की ज़रूरत नहीं है अपने देश की विकास कराने के लिए या हमारे विकास कराने के लिए। तो एक ये बड़ा बड़ा अंतर मुख्यतः था। तो 1905 का विभाजन तो ऐसे ही हो गया। फिर 1906 में जो अगला अधिवेशन होना था वो कलकत्ता में था, और यहाँ पर देखो गर्मपंथी और नरमपंथियों में खुद का विवाद आ गया सामने कि अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा। मगर क्या हुआ कि यहाँ पर अध्यक्ष पद में दादा भाई नौरोजी, जो ये दादा भाई नौरोजी है ये पारसी थे, इनको यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया। और इन्होंने खुलकर यहाँ पर बोला कि जो हम भीख के तौर पे शासन नहीं चाहते, हमें शासन के लिए सबको डट कर लड़ना पड़ेगा और एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे इनकी स्पीच से गर्मपंथियों ने भी चलो सहमति दी और यहाँ पर ये शासन चलाने मतलब यहाँ ये अध्यक्ष का पद इन्होंने लिया और आगे बढ़ते गए। मगर यहाँ पर क्या किया इन्होंने, गर्मपंथियों ने 4 प्रस्ताव पास करवा लिए। स्वदेशी ठीक है, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, ये इन्होंने दबाव में पारित करवा लिया कि हमें तो ये 4 की 4 चीज़ चाहिए ही चाहिए 1905 के विभाजन के बाद से। क्योंकि अंग्रेज़ों की नीतियों से गर्मपंथी सबसे ज़्यादा चौकन्ने रहते थे कि हाँ हमें अपने देश को बचाना है तो हमें चौकन्ने रखना पड़ेगा, क्योंकि नरमपंथी तो अंग्रेज़ों के साथ ही एक तरीके से मिले मिले से लगते हैं। आप जब भी इनके बारे में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि अंग्रेज़ की ज़ुबान बोल रहे हैं। खैर उनका तरीका ये इसलिए था कि वो चाहते थे कि अंग्रेज़ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और अंग्रेज़ों के साथ साथ चलकर ही हम अपने देश का जो राजनीतिक विकास है, जो समाज का विकास है वो कर पाएंगे। क्योंकि भारत में जो कुप्रथाएं थी वो बहुत ज़्यादा थी, और अंग्रेज़ों ने जैसे सती प्रथा को बंद करवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए दयानंद सरस्वती को जो सहायताएं दी, उसे यही लगा कि हाँ ये रूढ़िवादी समाज को बदलने के लिए हाँ हमें एक तरीके से अंग्रेज की ज़रूरत है। मगर गर्मपंथी बिल्कुल ही ऐसा नहीं मानते थे। तो ये 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने जो स्वराज शब्द है उसका उल्लेख किया कि स्वराज क्या है। स्वराज का मतलब यहाँ पर यही है कि स्वयं का शासन होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर स्वराज जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद यहाँ पर स्वराज शब्द के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बोला। फिर स्वराज शब्द जो सबसे मुख्यतः तौर पर हम सुनते हैं वो महात्मा गांधी के मूवमेंट्स में मिलता है कि हमें स्वराज चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर की स्लाइड में अब फिर से नरमपंथी और गर्मपंथी की आ गई है। तो मैंने इनकी विचारधाराओं में अंतर अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है, तो मुझे इसको बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 1906 का टाइम तो गया, मगर 1907 का अब अधिवेशन नागपुर में होना था कांग्रेस का। मगर नागपुर जो था वो गर्मपंथियों का अड्डा था, तो अब नरमपंथियों को ये डर था कि यहाँ पर हम करेंगे तो गर्मपंथी जीत ही जाएंगे। तो इन्होंने एंड में इसका जो अधिवेशन था उसे सूरत में कर दिया, और सूरत नरमपंथियों का गढ़ था। तो यहाँ पर अब समस्या फिर से अध्यक्ष के पद को लेकर आई। अब नरमपंथी चाहते थे कि अध्यक्ष हमारा बनाए, और गर्मपंथी चाहते थे कि अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए। मगर यहाँ पर नरमपंथियों ने क्या किया, क्योंकि दबदबा इन्हीं का था इस क्षेत्र में, यहाँ पर रासबिहारी घोष को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जो 4 प्रस्ताव अभी 1906 में इन्होंने पास किए थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इस पर खुलकर मतभेद सामने आए। क्योंकि जितने भी नरमपंथी है वो यही चाहते थे कि हमें अंग्रेज के साथ रहना है और अंग्रेज के झंडे के तले ही हमें आज़ादी मिलनी चाहिए या हमारे समाज का विकास होना चाहिए। तो इन दोनों पे जितने भी इनके खुल के विचार थे, मतभेद थे, वो सामने आ गए। और इस तरीके से देखेंगे 1907 में आप सूरत का विभाजन देखेंगे। अब सूरत का विभाजन जैसे ही हुआ, मतलब सूरत विभाजन जैसे, तो यहाँ पर क्या किया, जितने भी देश के बड़े बड़े लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जी ने कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अब ये जितने भी बड़े लीडर थे जो गर्मपंथी दल के थे, इन सबको अंग्रेजों ने उठा के जेल में डाल दिया। क्योंकि जब तक इनके हाथ पे कांग्रेस था, कांग्रेस का हाथ था, जब तक ये एक तरीके से पार्टी थी और अंग्रेज इन्हें छेड़ नहीं रहे थे। मगर जैसे ही 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इनको जितने भी गर्मपंथी थे इनको अलग निकाल दिया। अलग निकालते साथ ही अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया। और यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको मांडले जेल 6 साल के लिए भेज दिया गया। फिर ये 1914 के आसपास आप देखेंगे मूवमेंट्स में आएंगे, उससे पहले ये नहीं थे, क्योंकि इनका दबदबा बहुत ज़्यादा था महाराष्ट्र की साइड में। और इनको यहाँ से दूर रखने का रीज़न ही यही था कि यदि हम इनको इंडिया में रखेंगे तो लोगों के अंदर इनकी सहानुभूति आएगी, वो आंदोलन करेंगे, वो इन्हें छुड़ाने के प्रयास करेंगे। इसलिए उन्होंने इनको उठा के मांडले जेल में डाल दिया, ताकि वहाँ तक बंदों की पहुँच ना जा पाए और किसी को ये भी ना पता चले कि ऐसा कोई नेता यहाँ पर था। तो इस तरीके से अंग्रेज जो हमारे राष्ट्रीय मूवमेंट्स है उसको दबाते आए हैं। और
आप इसमें समझ गए होंगे कि नरमपंथी और गरमपंथी क्या थे, कैसे सूरत का विभाजन हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे फिर 1914 के बाद आपको मिलेगा कि कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी जो दल हैं उनमें एकता आएगी एनी बेसेंट के टाइम पे, जब एनी बेसेंट अध्यक्ष का पद संभालेंगी। तो अब ये जो 1907 के बाद का टाइम है कांग्रेस का, वो समझ लो नरमपंथियों का ही दबदबा इसके अंदर रहने वाला है। गरमपंथियाँ सारे जेल में डाल दिए गए हैं और वो अलग से ही अब काम कर रहे होंगे इसके ऊपर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।